डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई टेन्योर से एक सेकंड भी ज़्यादा कोई बात करता है तो उसको जनता की या अपने वोटर्स की आवाज़ ही नहीं प्राप्त होती है। वो तो फिर बिल्कुल गैर कानूनी काम है। अगर हमें जजेस की रक्षा करनी है तो हमें अपनी जान देने से भी हिचकना नहीं चाहिए। जजेस के इज्जत की, जजेस के मान सम्मान की हमें अगर हिफाजत करनी है तो हमें अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जज के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे तो वो भी ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए। फेस वैल्यू का भी भ्रष्टाचार होता है, नेपोटिज्म का भी भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद का भ्रष्टाचार होता है। वकील जो सीनियर होते हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत होता है और क्लाइंट्स का भी प्रेशर होता है कि आप ही बहस कीजिए। साथियों नमस्कार। दिल्ली में बार काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। 21, 22, 23 तारीख को चुनाव है और करीब 23 सीटें हैं, 23 या 24 सीटें हैं, 23 सीटें हैं। और उन 23 सीटों में वो लोग चुन के जाने वाले हैं जो वकीलों के भविष्य का फैसला करेंगे या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे जो कि वकीलों की सारी समस्याओं और वकीलों के सारे प्रिविलेजेस की रक्षा करती है। लेकिन ये चुनाव जो है 7.5 साल बाद होने जा रहे हैं, यानी कि पिछला कार्यकाल 2.5 साल पहले खत्म हो चुका है और अब जाके चुनाव हो रहे हैं। सर, पहले तो ये जो चुनाव हो रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है जबकि पहले ही हो जाने चाहिए थे। देखिए, डेमोक्रेसी में तो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी ताकत, उनकी आवाज़ तब तक होती है जब तक कि उनका मैंडेट है। उसके बाद तो वो बिल्कुल बिना किसी पावर के हो जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई टेन्योर से एक सेकंड भी ज़्यादा कोई बात करता है तो उसको जनता की या अपने वोटर्स की आवाज़ ही नहीं प्राप्त होती है। वो तो फिर बिल्कुल गैर कानूनी काम है। एक तो ये बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा हुआ और वो अब वोटर्स तय करेंगे कि इसको किस प्रकार से वो देखते हैं। हम लोगों ने तो सिग्नेचर कैंपेन भी कराया था ये इलेक्शन कराने के लिए जल्दी से जल्दी, और उस सिग्नेचर कैंपेन कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी डाली थी। लेकिन पहले दिन ही किस्मत हमारी अच्छी थी कि पहले दिन ही ऑर्डर हो गए जल्दी से जल्दी पूरे देश में इलेक्शन कराने के। तो अब इम्पॉर्टेंट कितना है इलेक्शन, आप ये वकीलों के वकील चुन रहे हैं। बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का रोल सिर्फ राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट वकीलों के बचाने का ही नहीं है, बल्कि समाज में लॉ रिफॉर्म्स क्या करने हैं ये भी जिम्मेदारी है, और सारी बार एसोसिएशंस की हिफाजत करने के लिए। और कोई भी कानून अगर बदला जाता है वो भी बार काउंसिल से पूछ के ही बदला जाता है, ख़ासतौर पे अगर वो वकीलों से कंसर्न हो। जैसे CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट भी बदले तो इसमें भी बार काउंसिल से पूछ के उनकी कंसेंट से ही बदले गए। तो इतनी अहम ये इलेक्शन है, आप सभी लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो कैंडिडेट हैं जिनको आप समझते हो अच्छे हैं, सभी लोगों को, देश के, दिल्ली के सब लोगों को, वकीलों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट चुन के भेजें ताकि पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था। देखिए, अभी जुडिशरी के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, रोज़ लग रहे हैं करप्शन के। बार काउंसिल के मेंबर्स की और हम सब जो एडवोकेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी जान देकर भी, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूँ, अगर हमें जजेस की रक्षा करनी है तो हमें अपनी जान देने से भी हिचकना नहीं चाहिए। जजेस के इज्जत की, जजेस के मान सम्मान की हमें अगर हिफाजत करनी है तो हमें अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जज के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे तो वो भी ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए। हमारे बहुत सीनियर मेंबर्स हैं बार काउंसिल के, उन्होंने 80% तक बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो करप्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है और इसकी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी अगर किसी के ऊपर आती है तो वो बार काउंसिल्स के ऊपर ही आती है। सर, आप भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी जनता के सामने, वकीलों के सामने जाने वाले हैं। क्या विषय लेके आप जा रहे हैं, क्या विजन है आपका कि अगर आपको चुना जाए तो आप क्या बदलाव कर सकते हैं जुडिशल सिस्टम में या फिर वकीलों की ज़िंदगी में क्या बदलाव करेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या किसी भी फील्ड की भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत का ही भ्रष्टाचार नहीं होता, पैसे का ही। फेस वैल्यू का भी भ्रष्टाचार होता है, नेपोटिज्म का भी भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद का भ्रष्टाचार होता है, आलस का भ्रष्टाचार होता है। ये सब प्रकार के भ्रष्टाचार ही हमारे देश को दीमक की तरह से खोखला कर रहे हैं, और यही भ्रष्टाचार हमारे जुडिशल सिस्टम को भी खोखला कर रहा है। और जुडिशल सिस्टम जो है हमारा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे देश का, किसी भी और अंग से। क्योंकि आपस में लोग लड़ने लगेंगे नहीं तो, अगर
अदालतों पे से विश्वास उठ जाएगा तो लोग अपनी प्राइवेट आर्मी बना लेंगे। आपकी मुझसे लड़ाई हुई तो अभी मुझे होता ना, मैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, फिर मैं आपको सड़क पे ही देखूंगा। तो पूरी सोसाइटी कमज़ोर हो जाएगी। इतना महत्वपूर्ण रोल है जुडिशल सिस्टम का, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल वकीलों का होता है, बार काउंसिल का होता है। इसलिए यह इलेक्शन पूरे देश के लिए अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं वकीलों के, बार काउंसिल्स के। अच्छा, इसका जो वोटिंग सिस्टम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रेफरेंशियल वोट शायद पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हमेशा से प्रेफरेंशियल वोट था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक वोटर 3 कैंडिडेट्स को रैंक कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के नाम से ना। है क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं। नहीं, 3 को नहीं। अगर जैसे दिल्ली में 221 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो 221 प्रेफरेंस कोई भी वकील दे सकता है जो वोटर है। अच्छा, हाँ, तो रैंक कर सकता है चाहे जितने हाँ, लोगों को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको उतने को कर सकता है। हाँ। क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। अगर किसी को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया है, वो अगर कैंडिडेट हार जाता है तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस जिसको आपने दे रखी होगी, वो उस सेकंड प्रेफरेंस वाले की वो फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस बन जाएगी। इस तरीके से ये वोट ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन इसीलिए पहली प्रेफरेंस या कोई भी प्रेफरेंस बड़ी सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर भ्रष्टाचार के, मेरा तो हर जगह काम ही क्या है, चाहे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में भ्रष्टाचार हो या किसी और जगह भ्रष्टाचार हो, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ता हूँ। और मेरी यही सबसे बड़ा एक ही प्रॉमिस है कि अगर मैं भ्रष्टाचार को जितना कम कर पाऊँगा, और मैं जितनी मेरे अंदर ताकत है वो मैं लगाऊंगा जुडिशल सिस्टम से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, हर प्रकार के। जितना मैं कम कर पाऊंगा उतना ही सभी वकीलों का भला होगा। कैसे कर पाएंगे इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहता है उसको पहले किसी भी लालच और किसी भी डर से ऊपर होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे टेस्ट ऐसे पास किए हैं, मेरे ऑफिस पे रेड भी हुई है, मुझे तरह तरह के लालच भी दिए गए हैं, मेरे पर हमले भी हुए हैं, और अभी उन्नाव का भी केस चल रहा है। उसमें तो देश के जितने बड़े बड़े बाहुबली हैं वो सब, और बड़े बड़े वकील सब एक तरफ हैं, राइट, और इस तरफ वकील की तरीके से तो मैं अकेला ही हूँ। तो वहाँ भी लालच और डर कितना मिल रहा होगा सब जानते हैं और सब समझ सकते हैं। एक वकील साहब की हत्या भी हो चुकी है इसी केस में। राइट। तो इसीलिए अगर कोई इस प्रकार के व्यक्ति अगर चुन के भेजे जाएंगे, फिर बाकी सारे काम आसान होते हैं। देखिए, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, मैं तो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी का आदमी हूँ ना, हर जगह यही मांगता हूँ। राइट। तो अगर मैं बार काउंसिल में जाऊंगा तो हम अपनी सारी कार्रवाई लाइव स्ट्रीम करेंगे। लाइव स्ट्रीम अभी तक नहीं होती आई है, अभी नहीं। तक इन सब चीजों को तो बंद पर्दों के पीछे किया बंद जाता है। पर्दों के पीछे मेरे ख्याल से ज़्यादातर चोरी होती है। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट जो कि बाहर पब्लिक में नहीं पता लगना चाहिए, वो अगर उसको छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट हम जो जितने भी प्रधानमंत्री हों या कोई भी हों, मंत्री हों या बार काउंसिल के मेंबर्स हों, तो ये सभी तो जनता के नौकरी तो हैं, मालिकों से क्या छुपाना है। राइट। तो मेरा ये गारंटी है, पर्सनल गारंटी, कि सभी हमारी प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम होंगी। अगर रेजोल्यूशन पास करके नहीं होंगी तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से लाइव स्ट्रीम किया करूँगा पूरी प्रोसीडिंग। ये मेरा पहला वादा है। दूसरा, फिर तो आप लोग बड़ा कहेंगे कि आप तो बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं इस मामले में, कि अगर अब मानेंगे नहीं तो हम लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं इस सारी नहीं, प्रक्रिया मेरे को। ख्याल से ना मानने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेंबर जो चुन के जाएगा वो कोई गलत काम तो करना नहीं चाहेगा। वहाँ तो हम सब जाके वकीलों की और देश की सेवा ही करने जाते हैं। तो सब लोग मेरे ख्याल से मेरे इस प्रपोजल का स्वागत ही करेंगे। मैं पॉजिटिव लेके चलते हैं ना, हार्ड लाइन क्यों लें। पॉजिटिव कोई हम राष्ट्रीय, मतलब आप उम्मीद करते हैं वो तमाम मेंबर्स मानेंगे कि ये रिफॉर्म होना चाहिए? मुझे यकीन है मेरे इस प्रपोजल को सब वेलकम करें। अच्छा, तो बड़े उससे बड़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी, एकदम साफ हो जाएंगी, और उससे भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हम अपना बजट बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हर महीने के आखिर में हम वेबसाइट पे अपलोड किया करेंगे। एक एक पैसे का हिसाब वेबसाइट पे अपलोड होगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं जो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जूनियर वकीलों की बड़ी परेशानियाँ होती हैं कि आप जैसे बड़े सीनियर वकील हैं, आपने कहा कि आप मैं डायरेक्टली आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे अंडर काम कीजिए, और उन्हें पीनट्स दिया जाता है स्टाइपेंड के बदले, और लगभग स्लेवरी जैसा काम है ये। मैंने कई अदालतों में देखा, और कई मेरे ऐसे वकील दोस्त हैं जो कि सीनियर वकीलों के अंडर काम कर रहे हैं।
सारा क्लैरिकल काम वो जूनियर वकील करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बड़े वकील आके दलीलें देते हैं और क्रेडिट कुछ नहीं मिलता और उसके बदले भी पैसे भी नहीं अच्छे खासे मिलते। बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया ये पूछने का। देखिए, इसके लिए हम इंस्टीट्यूशनली कुछ करना चाहते हैं। मेरे जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये लिखा हुआ है बात कि हम जूनियर वकीलों को एक बहुत ही सब्सटैंशियल स्टाइपेंड देंगे और उसके लिए हमने प्रोविज़न भी सारा वर्कआउट करके रखा हुआ है डिटेल। उसके बाद हम जितने भी अच्छे वकील हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये लगाई जाएगी इंस्टीट्यूशनली ही कि आप यंगस्टर्स को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि हम लोग प्लेस कराएंगे ही सब जगह। नहीं, वकील, सीनियर वकील तो ये बोलते हैं ना कि अरे हम तो तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हें तो फीस देनी चाहिए, इस तरीके की लॉजिक भी होता है। उस पर आ रहा हूँ। पार्टली ये बात भी ठीक है, लेकिन पार्टली दूसरी बात भी ठीक है कि जूनियर भी तो आए हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनको भी आगे तरक्की करनी है और उनको सस्टेन करना। सीखना है तो आपको बड़े के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। मैं ये बात मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि नतमस्तक होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। बराबर है, जैसे ही वकील हमारे साथ अंदर आता है, इस सर्कल में आ गया, वो सब बराबर होते हैं। तो लेकिन जितना हार्डवर्क शुरू में कर लेंगे, मैं उस पर अभी आ रहा हूँ, तो लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशनली देंगे तो वकीलों के ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। राइट। जितना अगर कोई जूनियर अच्छा लगता है तो उसको अपने फर्म में एब्जॉर्ब करना चाहेंगे तो वो एक्स्ट्रा पे उसे करेंगे ही। एक बात है। लेकिन जो आपने क्लरिकल वर्क कहा, मैंने जब अपनी वकालत शुरू की थी तो 6 महीने पहले मैंने जो क्लर्क थे हमारे ऑफिस के, बाबा गुरचरण सिंह साहब के, उन्हीं के साथ काम क्लर्क का सीखा था पहले। और ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ जो भी वकील बनना चाहते हैं लिटिगेशन का ख़ास तौर पे, कि पहले 6 महीने कम से कम पूरी तरीके से क्लर्क का काम ही करना चाहिए अगर आपको वकील अच्छा बनना है। फिर कम से कम 2 से 3 साल तक ट्रायल वर्क करना चाहिए अगर आपको अच्छा वकील बनना है लिटिगेशन का। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, अब बात आती है कि वकील जो सीनियर होते हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत होता है और क्लाइंट्स का भी प्रेशर होता है कि आप ही बहस कीजिए जी। लेकिन जो भी जूनियर, अब मेरा नेचर तो दूसरा है, मैं अपने जूनियर्स को काफ़ी मौका देता हूँ कि आप करो। मैं उनके साथ खड़े रह के भी उनसे बहस भी कराता हूँ कई बार। मगर क्लाइंट्स का भी प्रेशर होता है कि भाई आप ही करो, आपको फीस दिए तो आप ही करोगे, क्यों जूनियर से करा रहे हो, ये सब बातें भी होती हैं। तो उसको बैलेंस करके चलना आवश्यक है। लेकिन ये एक वो रास्ता है जो सबको इसी रास्ते से गुजरना है। हम लोग भी गुजरे हैं, इसका बैलेंस कराने। आप लोगों ने भी सीनियर वकीलों के साथ फ्री में काम किया है या फिर लगभग ना के बराबर की स्टाइपेंड पे आप लोगों ने भी काम? नहीं, मैं तो खैर लकी था। बाबा गुरचरण सिंह साहब के बारे में ऐसे नहीं कहूँगा, वहाँ पे मेहनत भी बहुत लगती थी। हम लोग दिन में सच में 18 घंटे काम करते थे। लेकिन वकीलों का काम थैंकलेस होता है, मैं इस बात को नहीं होता, ये बात भी कहना ठीक नहीं होगी। लोगों की इज्जत मिलती है, लेकिन 18 घंटे हम लोगों ने काम किया है। तो उसके वजह से आज हमारा बेस इतना स्ट्रांग है कि हम कर सकते हैं। ये तो जितना जो मेहनत कर लेगा उसको आगे बहुत फायदा होता है। आप अपने निजी ऑफिस में क्या इस तरीके की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं कि क्या आप अपने जूनियर्स को अच्छी सैलरी दे रहे हैं? ये तो आप मेरे जूनियर्स से ही पूछ सकते हैं। मगर जो भी अच्छी सैलरी मानी जाती है जिसको बार काउंसिल ने अब रिकमेंड किया है, मैं पहले से ही देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब आपके ऊपर है, सर का बैलेट नंबर 22 है। जितने भी वकील इस वीडियो को देख रहे हैं, ना सिर्फ वकील, हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे काम को पसंद करने वाले, वो अगर किसी वकील को जानते हैं जो वोटर है दिल्ली, मेरी गुजारिश ये है कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मुझे 22 नंबर बैलेट है मेरा, दे। 21, 22 और 23 की वोटिंग है दिल्ली हाई कोर्ट, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आपके ऊपर बात है कि अगर ये विचार आपको ठीक लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि महमूद प्राचा कुछ बेहतर कर सकते हैं बीसीडी के चुनाव में और बीसीडी मेंबर बनने के बाद, तो आप वोट दे सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।